हेलो फ्रेंड्स। आज हम ओशो की कुंडली को फिर से देखने जा रहे हैं। हम पहले भी एक बार ओशो की कुंडली को देख चुके हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इस कारण हमने बीच में ही छोड़ दिया था। आज हम ओशो की कुंडली में महत्वपूर्ण ज्योतिष के योग देखेंगे। वृषभ लग्न की कुंडली है। बृहस्पति जो है उच्च के होके बैठे हैं तीसरे घर में। केतु जो है कन्या राशि में है। सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में है। अष्टम भाव में 5 ग्रह की युति है। शनि, चंद्र, शुक्र, बुध, मंगल। राहु बैठे हैं मीन राशि में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओशो में भाषण देने की कला गजब की थी। वो एक साथ 20 से 50 हजार लोगों को संबोधित करते थे, और उन्होंने भारत में ही नहीं पूरे विश्व के लोगों को अपने व्याख्यान और ज्ञान से प्रभावित किया था। तो यहाँ पे जो बृहस्पति है तीसरे भाव में उच्च का होकर बैठा है। तीसरा भाव जो होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बताता है। बृहस्पति उच्च का है तो ज्ञान इनमें बहुत था। साथ ही बृहस्पति जो है परिवर्तन योग से शुक्र से भी संबंध बनाता है। शुक्र भी क्योंकि दैत्य गुरु है, और बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु है, तो यहाँ पे जातक के अंदर ज्ञान और समझ बहुत होती है। हर क्षेत्र में जातक को ज्ञान होता है। जिस भी क्षेत्र में जातक से आप बात करोगे ऐसा लगेगा उसका एक्सपर्टाइज है उसके। इसलिए ओशो के अंदर ज्ञान बहुत था। थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि उच्च का गुरु है तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है पब्लिक स्पीकर बनाता है। थर्ड का जो जुपिटर होता है जातक को पब्लिक स्पीकर बनाता है। इसलिए उन्होंने अपने व्याख्यान से इतने लार्ज स्केल पे लोगों को प्रभावित किया। उनकी कुंडली में एक चीज़ और देखें तो हम अष्टम भाव में देखते हैं कि जहाँ पे शुक्र, मंगल और बुध की युति है, जो कि उनको बहुत ही पेशेनेट, सक्सेसफुल स्पीकर बनाती है। ऐसे ऐसा जातक जब बोलता है तो लोग सम्मोहित से हो जाते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। शुक्र, मंगल और बुध का जो योग अष्टम भाव में बनता है, ये व्यक्ति को एक ऐसी पर्सनालिटी देता है कि सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। और ये अपनी वाणी के द्वारा ही मतलब इतने एक्सपर्ट होते हैं कि उससे अपने अधिकतर सारे काम निकाल लेते हैं। और इनके लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बुध के साथ मंगल का योग जो है जातक को तार्किक बुद्धि देता है, और जुपिटर पे जो राहु की दृष्टि है, चंद्र पे जो राहु की दृष्टि है, उनको इंडिपेंडेंट नेचर का, इंडिपेंडेंट विचारों का बनाता है। तो उनके स्वच्छंद विचार और तार्किक बुद्धि ने उनको विश्व विख्यात बना दिया था। यहाँ पे बृहस्पति का सूर्य के साथ में नवम पंचम योग बनता है, जो कि उनको विश्व प्रसिद्धि देगा है, वर्ल्ड लेवल का फेम देगा है, वर्ल्ड वाइड फेम देगा है। कुंडली का यहाँ पे लगन जो है वृषभ राशि है। जो कि जातक को भौतिक सुखों के प्रति आकर्षक देता है, क्योंकि लगन जो होता है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को बताता है। और वृषभ लगन का स्वामी शुक्र होता है। तो ये जातक को जहाँ शांत और कोमल बनाता है, वहीं ये जातक जो है अपनी इच्छाओं से, अपनी जो स्किल्स होती है उनसे बहुत अच्छी तरह से परिचित होते हैं। और इनको धन संपत्ति, लग्जरियस लाइफ
एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल, लग्जरियस व्हीकल्स, मान सम्मान अच्छा लगता है। ये बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं, कठोर से कठोर फैसले लेने में भी हिचकते नहीं है। एक बार जो फैसला ले लिया, जो कह दिया तो कह दिया। अनुशासन पसंद होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं। ये लोग अपने सिद्धांतों के प्रति काफी अडिग रहते हैं। इसी कारण ये अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इनका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक होता है, या कहें कामुकता का भाव होता है। ये सभी क्षेत्रों में भौतिक सुख प्राप्ति, ये जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ पे भौतिक सुख, इनके लिए भौतिक सुख पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, विलासितापूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं। इसलिए हमने देखा कि ये इन्होंने यद्यपि ये आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन इनका जो है भोग विलास, विलासितापूर्ण जीवन जीने, इनमें जो है इनका इंटरेस्ट था। ये फिजिकली भी बहुत आकर्षक होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं और जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ये काफ़ी ग्लैमरस और रोमांटिक किस्म के भी होते हैं। यहाँ पे हम बात करें धनु राशि की। धनु राशि, जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है आपके मन का कारक है, और चंद्रमा जो है आपकी मन की इच्छाओं को बताता है कि किन इच्छाओं के साथ आप इस दुनिया में आए हैं, आपकी क्या इच्छा है। तो चंद्रमा यहाँ पे अष्टम भाव में है, यानी कि जातक जो अष्टम भाव के जो कारकत्व हैं उनमें इंटरेस्टेड है, गुण रहस्य, गुण ज्ञान को जानने में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे जो है 8th हाउस एडिक्शन का भी होता है, सेक्स का भी होता है। तो यही सब टॉपिक हमें इनके व्याख्यानों में देखने को मिलते हैं। धनु राशि जो है कालपुरुष की 9वीं राशि होती है, जैसे कि हम जानते हैं, जिसका स्वामी बृहस्पति होता है, जो कि एक पंडित आध्यात्मिक गुरु है। इसलिए इनका स्वभाव से ये धार्मिक भी थे और काफ़ी एडवेंचरस, महत्वाकांक्षी बनाता है। ये जातक को बोल्ड बनाता है, मजबूत इच्छा शक्ति के होते हैं और थोड़ी मिस्टिक पर्सनालिटी होती है। बहुत ही विद्वान, प्रतिभाशाली, सुंदर, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानने वाले, बुद्धि विवेक से अधिकतर अपनी समस्याओं का हल कर लेते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं चंद्र, इनका जो लगन है और जो राशि है, उसी का मिक्सअप इनकी पर्सनैलिटी में दिखाई देता है, इनके विचारों में दिखाई देता है। यहाँ पे लग्नेश का अष्टम भाव में 4 ग्रहों के साथ युति है, जिसमें चंद्रमा, मंगल, शनि, बुध शामिल हैं। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं। 8th हाउस के प्लैनेट्स जो है सभी जो है दूसरे भाव पे, जो कुंडली का दूसरा भाव होता है, उसमें अपनी सप्तम दृष्टि डालते हैं। उन्होंने संन्यास तो ग्रहण किया, सन्यासी तो वो बने, लेकिन उन्होंने ये संदेश भी दिया कि जंगलों में जाके या दुनिया से दूर रह के कोई सन्यासी नहीं हो जाता। असली सन्यासी लोगों के बीच में रह के भी लिया जा सकता है। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि वो जो एग्जिस्टिंग जो धर्म है, धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक रूढ़िवादिता है, जो ट्रेडिशन है, उनके खिलाफ थे, क्योंकि 8th हाउस में अधिकतर ग्रह मौजूद हैं और 8th हाउस जो है वो 9th भाव से 12th होता है, यानी कि अष्टम भाव जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, मृत्यु का भाव होता है। इसलिए उन्होंने प्राचीन जो धर्म थे, प्राचीन जो परंपराएं हैं, संन्यास की जो परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका विरोध किया और नया 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 कॉन्सेप्ट दिया संन्यास का, संन्यास की नई परंपरा का उन्होंने शुभारंभ किया। अष्टम भाव में 5 ग्रहों की युति प्रवज्या योग बनाती है। जब भी कुंडली में
4 या 4 से अधिक ग्रहों की युति होती है तो प्रपंच राजयोग कहा जाता है, जो कि एक प्रबल राजयोग है। यहाँ ओशो की कुंडली में भी हमें ये राजयोग दिखाई देता है। इस युति में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो ग्रह जो है, जो पांचों ग्रह है, वो सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, और दूसरा जो है दशमेश भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो ये भी जो शर्तें हैं वो भी पूरी होती है। ओशो ने भी अपना जीवन सन्यासी होकर बिताया, हालांकि वो आम लोगों के बीच में ही रहे। ज्योतिष में 6, 8, 12 हाउसेस को ट्रिक हाउस कहा गया है, जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन यही हाउसेस हैं जो व्यक्ति से चमत्कार भी करवा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का संबंध सीक्रेट थिंग्स से, सीक्रेट नॉलेजेस, सीक्रेट मनी, डेथ, सेक्स, इन सब से होता है। तो ओशो के ने भी अपने जीवन में इन्हीं विषयों पे अपनी शिक्षाएं दी। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक संभोग से समाधि तक, जहाँ कंट्रोवर्सी का विषय बनी, वही आज भी वो बहुत चर्चाओं में है। अष्टम भाव में 5 ग्रहों की स्थिति ने ही ओशो को प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को खोलने के लिए प्रेरित किया। और जैसा कि हमने बताया कि अष्टम भाव के ग्रहों की सीधी दृष्टि जो है दूसरे भाव पे पड़ती है, तो उन्होंने जहाँ 5 ग्रहों ने अष्टम भाव में बैठ के उनको गूढ़ रहस्यों को प्रतीक जिज्ञासु बनाया, वहीं उन्होंने वाणी के माध्यम से उन गूढ़ रहस्यों को, उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने की क्षमता भी दी। तृतीय भाव में जो बृहस्पति बैठे हैं, मजबूत बृहस्पति बैठे हैं, जो कि जातक को फिलोसफर बना देते हैं। फिलोसफी में इंटरेस्ट दिया, उन्होंने फिलोसफी में एमए किया था। यहाँ पे जो बृहस्पति का परिवर्तन होता है मंगल से, तो यहाँ पे बृहस्पति परिवर्तन के बाद अष्टम भाव में आ जाता है, जहाँ पे बृहस्पति का शनि से संबंध बनता है। तो इन्होंने अपना जो करियर की शुरुआत है वो शिक्षक से की, एज अ प्रोफेसर से की। तीसरे भाव के जो बृहस्पति, उन्होंने जहाँ उनको एक सक्सेसफुल आध्यात्मिक गुरु बनाया, वहीं पब्लिक स्पीकर भी बनाया और निर्भीकता और साहस भी दिया। चंद्रमा जब परिवर्तन होकर तीसरे हाउस में आता है, तो चंद्रमा को तीसरे हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, और यहाँ पे चंद्रमा जो है अपनी खुद की राशि में आता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है निडर साहसी तो होता ही है, देश विदेश में नाम भी बहुत होता है ऐसे व्यक्ति का। साथ ही ऐसे व्यक्ति जो है अपने समय में मतलब कुछ ऐसा करते हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया, पायोनियर होते हैं, अग्रणी बनाता है। चंद्रमा जब तीसरे घर में मजबूत स्थिति में होता है, तो उन्होंने भी जो है संन्यास की जो नई परंपरा स्थापित की, वो भी अपने आप में इनको एक अग्रणी आध्यात्मिक संत बनाती है। जिस तरह से उन्होंने संभोग से समाधि तक में अपने विचार प्रकट किए, वो भी इनको एक पायोनियर बनाता है, अग्रणी बनाता है अपने समय में, अपने युग में, जिसके द्वारा उन्होंने बताया कि संसार में रह के भी निर्वाण हासिल किया जा सकता है। और वह इतने ज़्यादा निडर शासित है, ये तो हम जानते ही हैं कि उन्होंने इस तरह के विचार रखे दुनिया के सामने। साथ ही उन्होंने राजनीति पे भी काफ़ी तीखे कटाक्ष व्यंग किए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत परेशानियों को भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। और ये एक्सेप्ट करना कि जिस सेक्स जैसी चीज़ को के एक्सेप्ट करना कि आप इससे दूर नहीं भाग सकते, एक नेचुरल नीड है, ये इस तरह की संत कोई एक्सेप्ट नहीं करते, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। यहाँ पे जो यहाँ पे जो जुपिटर राहु का संबंध बनता है,
वो बताता है कि जातक कहीं गलत लोगों के बीच में भी गलत लोगों के बीच में भी फंसा हुआ था, गलत लोगों से गलत कंपनी जातक की के बारे में बताता है। वहीं जो मून राहु का जो कनेक्शन यहाँ पे बनता है, परिवर्तन के बाद चंद्रमा जो है तीसरे भाव में आ जाएगा, तब उसका राहु से भी कनेक्शन बनेगा। तो बताता है कि जातक को कुछ एडिक्शन भी थे। और चंद्रमा का जो है शुक्र से अष्टम भाव में संबंध बनना से जो है बुध शुक्र ये जो है एक से अधिक रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। वही जो है सूर्य के चंद्रमा और शनि का जो संबंध है वो विष योग के बारे में बताता है, जो कि जातक को जीवन में कड़वे अनुभव हुए उनके बारे में बताता है। सूर्य राहु का यहाँ पे जो संबंध बनता है वो अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से इश्यूज़ के बारे में बताता है, क्योंकि ना जॉब में भी काफ़ी परेशानी हुई और बाद में गवर्नमेंट से भी परेशानी हुई, दंड भी मिला और जेल के योग भी बना दिए। तो जब कुंडली में इस तरह के जो नेगेटिव योग होते हैं वो 3 से अधिक होते हैं, 3 या 3 से अधिक होते हैं, तो ये मिलकर धूर्त योग का निर्माण करते हैं। जातक धूर्त योग में फंस जाता है और जातक के साथ जहर देने संबंधी, जान से मारने संबंधी घटना होती है। ये सभी योग जो है सोनाली फोगाट की कुंडली में भी थे। मैंने जब सोनाली फोगाट का हाउस को विश्लेषण किया था उसमें भी बताया था, उसमें भी जो है चंद्र राहु, बृहस्पति राहु, शनि चंद्र ये सब योग थे। उनके साथ भी जहर देने, जान से मारने संबंधी समस्या हुई थी, उनका भी फ़ायदा उठाया गया था। इसी तरह से जो है आरुषि तलवार का भी हॉरोस्कोप जब मैंने विश्लेषण किया था, उनके भी अष्टम भाव में जो है चंद्र राहु, बृहस्पति राहु और शनि चंद्र का भी संबंध था। उनके साथ भी कुछ अरिष्ट हुआ था। और जैसे कि हम जानते हैं कि ओशो को भी जहर देके मारने की कोशिश की गई थी और उनकी मृत्यु जो है अंतिम समय भी आज भी रहस्य बनी हुई है। ओशो का जीवन जितना रहस्यमय था उतनी ही उनकी मौत भी। कोई ओशो को संत सदगुरु के नाम से जानता है तो कोई भगवान के नाम से। किसी के लिए ओशो महज एक दार्शनिक है तो किसी के लिए विचारक, किसी के लिए ओशो शक्ति है तो किसी के लिए व्यक्ति। कोई इन्हें संबुद्ध रहस्यदर्शी के नाम से संबोधित करता है तो किसी की नज़र में ओशो एक शख्स गुरु का नाम है। स्वीकार और इनकार के बीच, प्रेम और घृणा के बीच ओशो खूब उभरे हैं। इनकी कुंडली में कुछ अरिष्ट योग भी बनते हैं। लगन लॉर्ड का अष्टम भाव में जाना, चंद्रमा का अष्टम भाव में होना, चंद्रमा का शनि के साथ में अष्टम भाव में होना, कोई शुभ प्लैनेट जो है केंद्र में ना होना, मून राहु, मून सैटर्न, मून का अष्टमेश के साथ परिवर्तन होना, और सभी जो अष्टम भाव में प्लैनेट से आप देखेंगे तो वो सभी जो है शनि और मंगल के बीच में है। तो जो ये जो है अरिष्ट योग का निर्माण करते हैं, जो कि जातक के साथ किसी अनहोनी का संकेत है। अष्टम भाव मृत्यु का होता है। तो फ्रेंड्स, ये था ओशो की जन्म कुंडली की महत्वपूर्ण योग। ओशो की कुंडली में बहुत कुछ है बताने को, इसे हम बहुत और भी लंबा कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।